राजनीतिक दलों का वैज्ञानिक अध्ययन स्टेशियोलॉजी कहलाता है। दलों की परिभाषा को लेकर दो प्रमुख दृष्टिकोण प्रचलित हैं। प्रसिद्ध विचारक एडमंड बर्ग का यूरोपीय मत यह है कि दल विशिष्ट सिद्धांतों पर आधारित ऐसे संगठित समूह हैं जो राष्ट्रीय हित की वृद्धि के लिए कार्य करते हैं। इसके विपरीत जोसेफ शुम्पीटर का अमेरिकी या यथार्थवादी मत यह है कि दल अनिवार्य रूप से वैचारिक नहीं होते, बल्कि वे केवल मत प्राप्त करने वाली मशीनें हैं जिनका मुख्य उद्देश्य चुनाव जीतना और सत्ता प्राप्त करना है। ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था एक द्विदलीय प्रणाली टू पार्टी सिस्टम का आदर्श उदाहरण है। यहाँ मुख्य रूप से दो बड़े दल कंजर्वेटिव, जिन्हें टोरी भी कहा जाता है और जो परंपरावाद एवं राजतंत्र के समर्थक हैं, तथा लेबर पार्टी लेबर, जो लोकतांत्रिक समाजवाद और श्रमिक अधिकारों पर आधारित है, सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। इनके अलावा लिबरल डेमोक्रेट्स जैसे अन्य दल भी मौजूद हैं जो अक्सर गठबंधन में भूमिका निभाते हैं। यह व्यवस्था शासन में अत्यधिक स्थिरता और मतदाताओं को स्पष्ट विकल्प प्रदान करती है। ब्रिटिश दलीय व्यवस्था की कुछ विशिष्ट विशेषताएं इसे दुनिया की अन्य प्रणालियों से अलग बनाती हैं। यहाँ संसद में कठोर अनुशासन पाया जाता है, जहाँ प्रत्येक सदस्य को दल के व्हिप सचेतक के निर्देशों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होता है। एक और अनूठी अवधारणा शैडो कैबिनेट छाया मंत्रिमंडल की है, जिसमें विपक्षी दल सरकार के समानांतर अपना एक मंत्रिमंडल बनाता है ताकि वह शासन के हर विभाग पर पैनी नजर रख सके। इनका संगठन पिरामिडनुमा और अत्यधिक केंद्रीकृत होता है, जो सरकार को स्थिरता प्रदान करता है। द्विदलीय व्यवस्था के अपने पक्ष और विपक्ष हैं। इसके पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि इससे शासन में निरंतरता बनी रहती है, नीतियां स्पष्ट होती हैं और विफलता की स्थिति में जिम्मेदारी तय करना आसान होता है। इसके विपक्ष में यह कहा जाता है कि यह प्रणाली समाज की सभी विविधताओं और छोटे समूहों को प्रतिनिधित्व देने में विफल रहती है। साथ ही स्पष्ट बहुमत होने के कारण यह व्यवस्था अक्सर कैबिनेट की तानाशाही कैबिनेट डिक्टेटरशिप को जन्म दे सकती है, जहां कार्यपालिका संसद पर हावी हो जाती है। दलीय राजनीति को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विचारक अनिवार्य हैं। रॉबर्ट मिशेल्स ने आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की अल्पतंत्र का लॉ नियम का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार प्रत्येक संगठन, चाहे वह कितना भी लोकतांत्रिक क्यों न हो, अंततः कुछ ही लोगों के नियंत्रण में आ जाता है। मॉरिस ड्यूवर्जर ने दलों के सांगठनिक ढांचे का सूक्ष्म वर्गीकरण जैसे कॉक्स ब्रांच सेल किया, जबकि जीन ब्लोंडेल ने पश्चिमी लोकतंत्रों की दलीय व्यवस्थाओं का गहन तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया, जो आज भी राजनीतिक विश्लेषण का आधार है। अमेरिका की राजनीति मुख्य रूप से दो बड़े स्तंभों पर टिकी है। डेमोक्रेटिक पार्टी को तुलनात्मक रूप से उदारवादी लिबरल माना जाता है, जो नागरिक अधिकारों, पर्यावरण और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर बल देती है। दूसरी ओर रिपब्लिकन पार्टी है, जिसे ग्रैंड ओल्ड पार्टी भी कहा जाता है। यह दल रूढ़िवादी मूल्यों, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था और करों में कटौती टैक्स कट्स का प्रबल समर्थक है। यद्यपि अमेरिका में अन्य छोटे दल भी मौजूद हैं, लेकिन वास्तविक चुनावी प्रतिस्पर्धा हमेशा इन्हीं दो दिग्गजों के बीच सिमटी रहती है। ब्रिटिश मॉडल के विपरीत अमेरिकी दलीय व्यवस्था की विशेषता इसका शिथिल संगठन और कमजोर अनुशासन है। यहाँ दल के सदस्य संसद कांग्रेस में मतदान के दौरान अपने दल के निर्देशों से पूरी तरह बाध्य नहीं होते। वे अक्सर अपने क्षेत्रीय हितों या व्यक्तिगत विवेक को प्राथमिकता देते हैं। इसी वैचारिक समानता और धुंधली सीमाओं के कारण लॉर्ड ब्राइस ने एक प्रसिद्ध कटाक्ष किया था कि दोनों दल दो खाली बोतलों के समान हैं, जिन पर अलग अलग लेबल लगे हैं, अर्थात उनके बीच बुनियादी नीतियों में बहुत कम अंतर रह गया है। उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया, जिसे नॉमिनेशन कहा जाता है, अमेरिकी लोकतंत्र का सबसे जीवंत हिस्सा है। यहाँ कॉकस और प्राइमरी जैसी प्रणालियों के माध्यम से आम जनता और दल के कार्यकर्ता स्वयं अपने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। इस लंबी प्रक्रिया का समापन नेशनल कन्वेंशन में होता है, जहां प्रत्येक 4 वर्ष में दल के सर्वोच्च निकाय के रूप में आधिकारिक उम्मीदवार की घोषणा की जाती है और चुनावी घोषणापत्र जारी किया जाता है। अमेरिकी प्रशासन के इतिहास में लूट प्रणाली स्पॉइल्स सिस्टम का एक विशेष स्थान रहा है। इसकी मूल अवधारणा यह है कि जो चुनाव जीतता है, शिकार पद उसी का होता है। इसके तहत विजयी दल अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर नियुक्त करता है।
यद्यपि 1883 के पेंडल्टन अधिनियम पेंडल्टन एक्ट के बाद नागरिक सेवाओं में योग्यता प्रणाली को महत्व दिया गया है, फिर भी उच्च स्तरीय राजनीतिक नियुक्तियों में इस पुरानी परंपरा का प्रभाव आज भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अंत में यह समझना आवश्यक है कि अमेरिका में तीसरे दल थर्ड पार्टी सफल क्यों नहीं हो पाते। इसका मुख्य कारण विजेतास बले जाता विनर टेक ऑल चुनावी प्रणाली है, जहां छोटे दलों को मत मिलने के बावजूद सीटें नहीं मिल पाती। साथ ही कमजोर दलीय अनुशासन का लाभ उठाकर दबाव समूह लॉबियिस्ट्स नीति निर्माण को गहराई से प्रभावित करते हैं। चूंकि अधिकांश मतदाता पंजीकृत रजिस्टर्ड होते हैं, इसलिए दलों के लिए अपनी रणनीति बनाना और विशिष्ट वर्गों तक पहुंचना अधिक आसान हो जाता। फ्रांसीसी दलीय व्यवस्था अपनी बहुदलीय प्रकृति मल्टी पार्टी सिस्टम के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की राजनीति मुख्य रूप से 3 वैचारिक ध्रुवों दक्षिणपंथी, वामपंथी और मध्यमार्गी के बीच बंटी हुई है। ब्रिटेन और अमेरिका की तुलना में यहाँ सांगठनिक अनुशासन कम पाया जाता है, जिसके कारण राजनीतिक दल अक्सर अल्पकालिक गठबंधन कोलिशन बनाते और बिगाड़ते रहते हैं। यही कारण है कि फ्रांस में अक्सर गठबंधन की राजनीति अनिवार्य हो जाती है, जो शासन में विविधता तो लाती है, लेकिन अस्थिरता का जोखिम भी पैदा करती है। वर्तमान प्रमुख राजनीतिक दलों और गठबंधनों की बात करें तो इमैनुएल मैक्रों की पार्टी रेनेसांस मध्यमार्गी धुरी है, जो उदारवाद और यूरोपीय एकीकरण की प्रबल समर्थक है। इसके विरोध में वामपंथी और पर्यावरणवादी दलों का एक शक्तिशाली गठबंधन न्यू पॉपुलर फ्रंट (NFP) खड़ा है। वहीं दक्षिणपंथी विचारधारा का प्रतिनिधित्व मेरीन ले पेन का दल नेशनल रैली (RN) करता है, जो राष्ट्रवाद और आव्रजन इमिग्रेशन पर अपने कड़े रुख के लिए जाना जाता है। जहां 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में इमैनुएल मैक्रों ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल कर अपनी स्थिति मजबूत की, वहीं 2024 के विधायी चुनावों ने एक त्रिशंकु संसद हंग पार्लियामेंट की स्थिति पैदा कर दी है। चुनाव परिणामों में वामपंथी गठबंधन NFP को 188, मैक्रों के खेमे एन्सॉम्बल को 161 और दक्षिणपंथी RN को 142 सीटें मिलीं, लेकिन 289 के जादुई बहुमत का आंकड़ा किसी को प्राप्त नहीं हुआ, जिससे सरकार गठन की प्रक्रिया अत्यंत जटिल हो गई है। जब हम तुलनात्मक निष्कर्ष निकालते हैं, तो फ्रांस की व्यवस्था अमेरिका और ब्रिटेन से बिल्कुल अलग नजर आती है। यहाँ द्विदलीय संघर्ष के बजाय बहुध्रुवीय वैचारिक संघर्ष है। फ्रांस की 2 चरणों वाली चुनाव प्रणाली 2 राउंड सिस्टम छोटे दलों को अस्तित्व बचाए रखने और बड़े दलों को गठबंधन करने के लिए मजबूर करती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि फ्रांस में दलीय पहचान से कहीं अधिक व्यक्तिगत नेतृत्व जैसे मैक्रों या ले पेन का प्रभाव चुनावी परिणामों को निर्धारित करने में बड़ी भूमिका निभाता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की फैक्ट्स याद रखना अनिवार्य है। नेशनल रैली RN को पूर्व में नेशनल फ्रंट के नाम से जाना जाता था। यद्यपि फ्रांस का राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली होता है, लेकिन संसद में स्पष्ट बहुमत न होना शासन चलाने और कानूनों को पारित करवाने में बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। इमैनुएल मैक्रों ने 2022 से अपनी सक्रियता रेनेसां के नए बैनर तले जारी रखी है, जो पूर्व में एन मार्च के नाम से प्रसिद्ध थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में 2024 के चुनाव एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुए, जिसे रेड स्वीप के नाम से जाना गया। 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला, जबकि जेडी वैंस उपराष्ट्रपति बने। रिपब्लिकन पार्टी ने न केवल इलेक्टोरल कॉलेज बल्कि पॉपुलर वोट में भी भारी बहुमत हासिल किया, जिससे व्हाइट हाउस के साथ साथ कांग्रेस पर भी उनका वर्चस्व स्थापित हो गया। वर्तमान में माइक जॉनसन प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष हाउस स्पीकर के रूप में विधायी एजेंडे का नेतृत्व कर रहे हैं। ब्रिटेन में 2024 के आम चुनावों ने 14 वर्षों के कंजर्वेटिव शासन का अंत कर दिया। कीर स्टारमर के नेतृत्व में लेबर पार्टी ने 412 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल किया और वे वर्तमान प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। राजशाही के प्रतीक के रूप में किंग चार्ल्स III पदस्थ हैं, जबकि विपक्षी दल की कमान केमी बैडेनोच के हाथों में है। ब्रिटेन की यह संसदीय यात्रा
जो 1721 में रॉबर्ट वॉलपोल से शुरू हुई थी, आज एक बार फिर वाममध्यमार्गी नीतियों की ओर झुकती दिखाई दे रही है। फ्रांस का राजनीतिक परिदृश्य 2026 में काफ़ी जटिल और चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के कार्यकाल के बीच 2024 के विधायी चुनावों ने एक त्रिशंकु संसद हंग पार्लियामेंट की स्थिति पैदा कर दी। वर्तमान में सेबेस्टियन लेकोर्नु प्रधानमंत्री के रूप में इस अस्थिर विधायी ढांचे को संभालने का प्रयास कर रहे हैं। संसद में सबसे बड़ा गुट वामपंथी गठबंधन न्यू पॉपुलर फ्रंट (NFP) का है, जिससे नीतियों को पारित करवाना राष्ट्रपति के लिए एक निरंतर संघर्ष बना हुआ है। जापान में 2026 एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक बदलाव का गवाह बना है। अक्टूबर 2025 में साने ताकाइची के प्रधानमंत्री नियुक्त होने के साथ ही जापान को अपना पहला महिला नेतृत्व मिला। दक्षिणपंथी रुझान वाली ताकाइची के नेतृत्व में LDP ने रक्षा और आर्थिक सुरक्षा के मुद्दों पर अपनी पकड़ मजबूत रखी है। सम्राट नारुहितो के रेइवा युग में यह बदलाव जापानी राजनीति के पारंपरिक ढांचे में एक आधुनिक मोड़ माना जा रहा है, जो 1885 में इतो हिरोबुमी से शुरू हुई गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। स्विट्जरलैंड अपनी सदियों पुरानी स्थिरता और प्रत्यक्ष लोकतंत्र की परंपरा को 2026 में भी अक्षुण्ण रखे हुए है। 1 जनवरी 2026 से गाय पामलिन ने स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला है। स्विस मॉडल की खूबसूरती इसकी 7 सदस्यीय संघीय परिषद में निहित है, जहां राष्ट्रपति का पद प्रतिवर्ष परिषद के सदस्यों के बीच बारी-बारी से बदलता रहता है।